नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होती हैं। और महाराष्ट्र का इलेक्शन देखिए, सब कुछ हो चुका, बस एक नाम का ऐलान बाकी है। आपकी तरह हमें भी वो इंतजार है कि वो नाम किसका होगा। इतना मैं आपसे कह देता हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नागपुर का होगा। आप कोई कह दे कि मैंने गलत कहा है। नागपुर का मुख्यमंत्री होगा। अब आप लगाते रहिए गणित, नागपुर का रहने वाला होगा कि नागपुर की पसंद का होगा। नागपुर जिसका हाथ, जिसके सर के ऊपर नागपुर का हाथ है वही होगा, इतना हम मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने में हमें तो कोई शक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पार्टी के महामहिम जो है अचानक धप्पा करने के मूड में आ जाएं सबको, तो फिर कुछ कह नहीं सकते आप। नहीं तो और तो कुछ उसमें वजह लगती नहीं है। अब ऐलान आज होता है, कल होता है, देखते हैं थोड़ा सा। तो आज महाराष्ट्र के इलेक्शन की हम लोग और बात करेंगे थोड़ा डिटेल में जाकर के, क्योंकि आप इतने दिनों से एनालिसिस सुन रहे हैं। भाई वो महिलाओं के खाते में पैसे चलने वाला कार्ड चल गया, इधर बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे वाला नैरेटिव चल गया, ओबीसी एक हो गया, हिंदू एक हो गया, ये बात इसमें चल गई। क्या आरएसएस ने साथ दिया बीजेपी का बड़े पैमाने पर, वो बात चल गई। कोई एक मुद्दा तो होता नहीं किसी एक चुनाव में, लेकिन इनमें से बहुत सारे बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। उसमें से एक जैसे संघ वाली बात है। सबने आपको बताया कि भाई संघ इस बार बीजेपी के साथ लगा हुआ था, ग्राउंड पर काम कर रहा था, लेकिन कैसे? भाई 60,000 सभाएं की संघ ने, करता क्या था सभाओं में, कितने लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी, फर्क क्या रहा? बीजेपी एक तरफ तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अगर हैं या शरद पवार हैं, कांग्रेस है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में और बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर रहा? और खासतौर पर चुनाव में जब ये पार्टियां उतरती हैं तो उधर क्या चीज सबसे ज्यादा मिसिंग पाई जाती है और इधर इनके पास क्या चीज एसेट बन जाती है? अकाउंटेबिलिटी इनके पास है तो क्या उनके पास नहीं? और ऐसा क्यों? चुनाव तो सभी लड़ते हैं और जीतती भी आई हैं इससे पहले। तो क्या अंतर पड़ गया आज के इस महाराष्ट्र के चुनाव में? खासकर लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर दोबारा ऐसे कैसे खड़ी हुई कि रिकॉर्ड सीटें उसकी आई हैं। तो थोड़ा और हम इसमें डाइव डीप इन करेंगे और बात करेंगे। आज बड़े हमारे साथ एक और खास मेहमान है, रोज की तरह आपको एक नई शख्स से मिलवाते हैं। आदर्श पंडित जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत यंग लड़के हैं। और अच्छा, मोदी जी ने तो कहा है कि भाई मैं 1 लाख लोगों को चाहता हूं कि राजनीति में एक्टिव हों वो। तो अच्छा है कि इनके जैसे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर ही चाहे शायद। तो महाराष्ट्र अच्छे से घूम करके आए हैं, इनके क्या एक्सपीरियंस रहे उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब, हमारे महाराष्ट्र के इंसाइक्लोपीडिया रोज की तरह, बहुत स्वागत समीर जी आपका भी। तो अच्छा, इनका छोटा सा बैकग्राउंड में बता दूं। खुद ही बताया इन्होंने कि भाई संघ से आपका परिवार पहले से जुड़ा रहा है। आप भी शाखा जाते रहे? मैं कॉलेज के आईआईटी के अंतिम दिन तक शाखा जाता रहा हूँ। आईआईटी दिल्ली के पढ़े हुए हैं तो अंतिम दिन तक शाखा। उसके बाद तो जब से काम में आ गए तो फिर शाखा रेगुलर जाना नहीं होता, प्रार्थना लगभग हर अल्टरनेट डे 1-2 दिन के बाद करता हूँ। ये आदत है हमारी। अच्छा, आईआईटीएन और शाखा मतलब दोनों जो है, आज लोगों को थोड़ा सा यकीन करने में शायद मुश्किल हो, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। उनकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिससे वो जुड़े हुए हैं। तो आप मुख्यमंत्री रह चुका है भाई बीजेपी का, मनोहर पारिकर। यस, मनोहर पारिकर, जाहिर, बिल्कुल। तो आपका इस इलेक्शन को लेकर के आपकी जो है, जब चुनाव के नतीजे आए, क्योंकि आपने ग्राउंड पर देखा है सब पार्टियों को काम करते हुए, तो वो क्या एक चीज थी जो आपने लगा अरे भाई इसका मतलब ये चल गया इस चुनाव में, तभी इतना मैंडेट आया है? देख, एक तो सौरभ जी, सबसे पहले जो बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि लाडकी बहन चल गया, ये चल गया, मैं वो जेनरिक बातें अब छोड़कर कुछ और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। एक जो मुझे लगता है जिस रूप में भाजपा को हमें देखना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो उन्होंने बनाया है इतने सालों में, पिछले 10 सालों में खास करके जो ग्रो हुआ है, वो बाकी पार्टियों से, क्योंकि इस बार मुझे मौका मिला बाकी पार्टियों से भी इंटरेक्शन करने का, रीजनल पार्टी से, वो लोग ज़्यादातर अपने सारे कार्यों को वेंडराइज कर देते हैं। बूथ पर पर्ची पहुंचाना है, लोगों के घर तक पैम्पलेट पहुंचाना है, तो एक काम करो, किसी कंपनी को दे दो, 300 लोग मैन पावर दे देंगे, उसके थ्रू पहुंच जाएंगे। भाजपा में ये कल्पना ही नहीं है। आप कोई सोच ही नहीं सकते कि बूथ पर लोगों के घर घर जाना है तो वो कार्यकर्ता के बजाय कोई वेंडर जो आएगा मैन पावर देगा वो जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर था वहाँ पे। किसी भी पार्टी के पास, इंक्लूडिंग कांग्रेस, शरद पवार, इंक्लूडिंग शिवसेना चलो नई पार्टी है, अभी टूटी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किन्हीं के पास उतना पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अच्छा लगेगा यहाँ पे लोगों को। तो मैं शिवसेना के एक बहुत बड़े, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के गुट के एक बड़े नेता के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर बूथ पे कुछ काम करना है आदर्श, तो एक काम करो,
बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करो, क्योंकि वही है जो बूथ तक पहुंच सकती है। अच्छा, हम बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये उन्होंने अग्री किया इस बात को, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को। और फिर बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत अच्छे अपने समन्वय के कैंडिडेट साथ, के लिए भी नहीं पहुंच पाएंगे वो। अपने कैंडिडेट के लिए भी नहीं, अच्छा। तो अपने तो समन्वय के साथ समझ कर बात की कि सामने वाले की ये स्ट्रेंथ है भाई, तो हमें ये वो स्ट्रेंथ यूज करना है और साथ में चलना है आगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस और साथ साथ संघ का जो एक ऑर्गेनिक कनेक्ट है संघ का। जैसे एक मैं छोटा ऐसा उदाहरण दूं कि संघ कैसे काम करता है। संघ ऐसे नहीं कि कोई इनऑर्गेनिक, अचानक मैं मीडिया में पढ़ता हूं कि संघ एक्टिवेट हो गया, 60,000 सभाएं कर दी। संघ कभी ऐसा नहीं होता कि एक्टिवेट हो गया अचानक। संघ हमेशा काम करता रहता है समाज में। वो बहुत ऑर्गेनिक एक समाज के साथ उनकी एक बॉन्डिंग है। ये जरूर है कि वो गतिविधि का जो स्तर है या गतिविधि का तरीका बदल देता है। छोटी छोटी टोलियों में उनके लोग जाते हैं और एक्चुअली जैसे नॉर्मल डेज में संघ क्या करता है और जब इलेक्शन आता है तो क्या करता है, ऐसे समझे। तो नॉर्मल डेज में मैं भागवत जी के स्टेटमेंट को कोट करूंगा कि संघ केवल शाखा लगाता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन जब ऐसा कोई चुनाव जिसमें लगता है कि उनको सामने भर के आना चाहिए, तो छोटी छोटी टोलियों में वो लोग समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, अब हर कॉलोनी में 2 प्रोफेसर होते हैं, 4 बिजनेसमैन होते हैं, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको रीच आउट करके, और सबको लगता होगा कि भावनात्मक केवल बातें करता है, भावनात्मक नहीं करता है, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल सेशन उनके साथ डिस्कशन करता है। और एक एक घर उसके थ्रू जाते हैं वो। अब उसमें से 100 में से हो सकता है 50 कन्वर्ट हो एज इन वोट में कन्वर्ट हो, 60 कन्वर्ट हो, 70 कन्वर्ट हो, लेकिन एक एक घर जाना और उनको इंटेलेक्चुअली ये बात समझाना छोटी छोटी टोलियों में। तो एक विधानसभा में लगभग ऐसे 10 से 12 टोली 5-5 लोगों की, 6-6 लोगों की घूमते करेगा क्या, खुल के जाएगा, बोलेगा साहब बीजेपी को वोट करना है इस बार आपको, ऐसे। बीजेपी को तो बोलते हैं, शब्द ही नहीं यूज करते कि बीजेपी को वोट करना है। अच्छा। वो परिस्थिति बताते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलो या भावनात्मक बोलो आप सर, वो परिस्थिति बता देंगे कि ये क्या बात है, नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। जैसे मैं आपको एक अभी सर से मैं बात कर रहा था ऑफलाइन, अभी बात करते करते हुआ कि जैसे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, चलता है। तो मैं एक कंस्टिट्यूएंसी है मुंबई में जहाँ की मैं लास्ट 2-3 बारी की इलेक्शन को देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार इस बार भी देखते हैं कैसी वोटिंग हुई वहाँ पे उन पर्टिकुलर बूथ्स पे। सारे बूथ का मैंने डेटा 17C जो फॉर्म होता है जो मिलता है, उसके बाद फिर मैंने उससे देखा, तो माइनॉरिटी एरियाज के कुछ बूथ्स को मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा था। तो सेकेंड राउंड में खुला तो कांग्रेस के कैंडिडेट को लगभग 6,500 वोट मिला, बीजेपी सेना के कैंडिडेट को 98 वोट्स मिला मुस्लिम बूथ पर। तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है। ये हम अब उसको बीजेपी ने प्रखर रूप से बोलना शुरू कर दिया, तो हम अब उसको डिबेट करने लग रहे हैं कि एक है तो सेफ हैं, प्रखर रूप से ऐसा बोलना शुरू कर दिया, और उसका पोलराइजेशन का असर दिखा जिस हिंदू बूथ पर, जिसके कारण उसी सेम कंस्टिट्यूएंसी में जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को 50-60% वोट मिलते थे, वहां हिंदू बूथ पे उनको मात्र 30% 25% वोट मिले थे। अच्छा, 70% बीजेपी। तो ये बटोगे तो कटोगे या एक है तो सीफे का असर था। सामने से तो पहले से ही था, वही वोटिंग पैटर्न है, वो कंटिन्यूड है लास्ट 2-3-4 इलेक्शन से। हिंदू वोट पैटर्न में ये अंतर हुआ, ये मैं कह रहा हूं। वहां तो वही था, 6,500 एक तरफ, 98 वोट एक तरफ। तो ये बोगी है कि मुसलमानों ने इस बार वोट कर दिया बीजेपी के लिए, लेकिन कई लोगों ने कहना शुरू किया ना सर, ऐसा भाजपा के लिए बेवकूफी है ये। अगर कोई बोला सरासर दूसरी दुनिया में रह रहे हैं वो लोग। आपको बूथ बाय बूथ, अभी कुछ लोगों ने, थोड़ा मैं डाइग्रेस करके क्योंकि अपने स्टेट में जाऊंगा, तो बोलते हैं लोग कि अरे यहाँ तो मुसलमानों ने वोट कर दिया जनसुराज को, ये कर दिया। आप बूथ बाय बूथ डेटा देखो, उन्होंने कभी किसी को वोट नहीं किया। उन्होंने जो वोट किया है आरजेडी को किया, यहाँ इंडिया अलायंस को किया, और ठीक है उनका अपना चॉइस है तो ये जैसे ये मान लीजिए, अच्छा आपने कहा कि नारा काम किया या हिंदू वोट बिखरा नहीं, इस बार बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ, ये क्लियर दिखाई दिया। क्लियर मींस ये मैसेज तो कन्वे हो गया था। क्लियर। इसको कन्वे करने में आरएसएस ने कैसे काम किया होगा? वो उनके लोग नारे भी रिपीट करते हैं क्या? ये नारे रिपीट मतलब बातों में तो करते ही हैं, लेकिन एक जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे संघ की एक छोटी बैठक थी, उसमें ये जो रिजल्ट था पिछले कुछ चुनावों का माइनॉरिटी बूथ्स का, उसको निकाला गया। अच्छा, कि भाई ये देखो किस तरह से वोटिंग होती है, और कुछ नहीं, वो कुछ जो हिंदू बिजनेसमैन होंगे, कुछ लोग होंगे, उनको दिखाया गया कि भाई ये वोटिंग पैटर्न है, आप देखो कि आपको क्या लगता है ये सही है तरीका। क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में मैं सौरभ जी खुद विजिट किया हूँ, कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर एक जो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बात किया, मेरी टीम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बात किया, 1-1 घंटे बात हुई, उन्होंने विधायकों को एकदम खड़ी खोटी सुना दी कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन वोट किसको देंगे? वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि फिर बीजेपी और सेना वाले आ जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, आप
इसको बहुत समय तक अगर आप चलाओगे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है समाज का कि वो दूसरे तरफ से भी पोलराइजेशन होगा। और संघ कुछ नहीं करता, वो वही आईना दिखा देता है कि ये है वास्तविकता। शायद वो ना हो तो संघ के पास भी ये चीज ना हो बोलने को, और कुछ। दिस इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स दे से। वही किनसे मिलते हैं संघ के लोग जाकर के? वो अपने एरिया के इन्फ्लुएंसर्स कह लें उनको, इन्फ्लुएंसर, छोटे और छोटे गुटों में मिलते हैं, गटों में मिलते हैं। सोसाइटीज होती है बॉम्बे में, आपको पता है, हाई राइज सोसाइटीज होती है, नागपुर में होती है, तो सोसाइटीज में मीटिंग करते हैं छोटे गटों में। वो लोग जाते हैं और ये बात बताते हैं, साथ में विकास की बातें भी बताते हैं कि क्यों उनको लगता है कि ये जरूरी है कि भाजपा यहाँ जीते। क्यों उनको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा का कमजोर होना देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन जो है, बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, क्यों राष्ट्रवादी विचारधारा का भारत में मजबूत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी के समय में। इनफॉर्मल गैदरिंग्स जैसे हम बैठे हैं अभी यहाँ, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल चाय कॉफी चलता रहता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये जो देवेंद्र फडणवीस वाली जी जो बात थी, ये हम लोग जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होंगे तब हम लोग दोबारा इस पर आएंगे, क्योंकि दो थ्योरीज चल रही हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी सोचा गया, एक वक्त सोचा गया था, आज वो वक्त है क्या? तो इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बातें कहने के लिए आदर्श के पास। सर, ये जो संघ वाली बात है, लेकिन हरियाणा में भी हमने सुना और इस बार महाराष्ट्र में भी हमने सुना, एक संघ का जुड़ जाना क्या लोकसभा और विधानसभा में इतना अंतर क्रिएट कर सकता है? नहीं, जो आदर्श ने बात कही उस एक शब्द पर ध्यान दीजिए। संघ ऑर्गेनिक ढंग से काम करता है। संघ ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है, ये इवेंट हो रहा है तो उसके लिए आई, इवेंट खत्म हुआ चली गई। संघ हर समय समाज में मौजूद रहता है। पॉलिटिकल उसकी एक्टिविटी जो है वो चुनाव और चुनाव के को लेकर जो माहौल है प्रदेश में, देश में, मोहल्ले में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके हिसाब से बदलता है। और संघ एकमात्र संगठन है, बीजेपी के पास भी वो ताकत नहीं है, जो वोटर को घर से निकालकर बूथ तक ले जा सकता है। जब ये काम संघ नहीं करता है, थोड़ा सा भी अरुचि हो जाती है या आप कहें कि मन विरक्त हो जाता है, किसी बात से दुखी हो जाता है या फिर संवादहीनता हो जाती है, तब उसका असर दिखाई देता है। तो इस चुनाव में, हरियाणा में भी और खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र का जो वर्डिक्ट है, देखिए हर चुनाव में हार जीत के बहुत से कारण होते हैं, बहुत से मुद्दे होते हैं, किसी एक मुद्दे पर न जीता जाता है चुनाव, न हारा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का जो वर्डिक्ट है वो जातीय अस्मिता की राजनीति पर हिंदुत्व की अस्मिता की जीत है। ये बात बीजेपी और संघ, आप बीजेपी के नेताओं के भाषण देखिए, आप याद कीजिए आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले कब इस तरह से बोलते हुए सुना था भाजपा के नेताओं को। और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, देवेंद्र फडणवीस को ही 5 साल पहले क्या इस तरह से बोलते हुए सुना था आपने? तो वो इसलिए नहीं बोल रहे थे कि पार्टी ने उनको निर्देश दिया कि ये बोलो। मैं ये पूछने वाला था। हाँ, उनको फीडबैक मिला, ये लोग सुनना चाहते हैं। तो जो नेता के लिए ये बहुत जरूरी होता है जानना कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। नहीं तो फिर आज लोकसभा चुनाव में जो जाति का कार्ड चल गया या आरक्षण वाला कार्ड चल गया, उसके बाद अचानक से हिंदुत्व के लिए पिच कैसे मुफीद हो गई? कई चीजों से। एक तो जो बांग्लादेश में घटना हुई, मतलब किसी भी नारे के लिए, किसी मुद्दे के चलने के लिए एक तात्कालिक संदर्भ की जरूरत होती है। तो तात्कालिक संदर्भ मिला बांग्लादेश, और उसी के साथ उसी दौरान देश भर में त्योहार का मौसम था, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामलीला हो, या फिर जो है दूसरे त्यौहार हो, रामनवमी हो। इन त्योहारों पर जिस तरह से हमले हुए, उसने एक संदर्भ दिया और लोग इस बारे में सुनने को तैयार हो गए। ऐसे में नारा आया, बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये लोगों को लगा कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है, ये हमारे अस्तित्व के लिए कही जा रही है। ये इस बात के लिए नहीं है कि टमाटर 2 रुपए महंगा है कि सस्ता है, वो महंगा सस्ता तो होता रहेगा। अगेन सर, इसी बात पर फिर ये काम तो लीडरशिप का है ना, या लीडरशिप ने अपने आसपास जो तंत्र विकसित किया है फीडबैक का, वो उसको बताए कि आप इस वक्त माहौल ये है जमीन के ऊपर। भाई लीडर को कन्विंस होना भी तो जरूरी है। मैं वही कह रहा हूं। हाँ, तो मतलब अब आप देखिए, ये फीडबैक मिला, सबको मिला होगा। हम केवल महायुति की बात कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने माना, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने तो माना ही, लेकिन अजीत पवार ने नहीं माना। तो वो कन्विंस नहीं थे इससे। तो इसी तरह से बीजेपी, आप फिर हम लौट के आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर। देवेंद्र फडणवीस 2014 में जब मुख्यमंत्री बने
तो वो एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उस रास्ते पर जा रहे थे। आज की उनकी पॉलिटिक्स जो है, और खास तौर से मैं कहूंगा लोकसभा चुनाव के बाद की पॉलिटिक्स, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनको समझ में आ गया कि क्या चलेगा, क्या लोग चाहते हैं, एग्जैक्टली किससे हमको फायदा होगा। और ये समझने में दूसरा और विपक्ष जो था वो ये बिल्कुल बात केवल पार्टी के हित की नहीं है, ये कन्विक्शन आता है जब आपको लगता है कि समाज का, देश का हित इसमें है। वो कन्विक्शन जब आ जाता है तब आपकी आवाज, आपका बोलने का अंदाज, ये सब बदल जाता है, और फिर जो सुन रहा है उसको ज्यादा कन्विंसिंग लगता नहीं, तो है। इसका मतलब वो लीडरशिप क्वालिटी या वो रिसेप्टिविटी या ग्राउंड की पकड़ वो दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो क्योंकि मौलानाओं के चिट्ठियां ले रहे थे नहीं दूसरी नहीं, तरफ आप अपने घर का दरवाजा बंद कर दे तो कोई आ तो सकता नहीं। आप घर का दरवाजा खुला रखेंगे तभी तो कोई आ सकेगा। आपने उसके लिए, उन विचारों के लिए, उस सोच के लिए, उस फीडबैक के लिए दरवाजा ही बंद कर रखा है कि नहीं नहीं, हमारा कन्विक्शन है कि यही है, और हम तो अभी लोकसभा में इसी से जीत के आए हैं, तो हम कैसे मान लें कि अब जो है बदल गया है। दो बातें, एक सर जिसकी तरफ अभी आदर्श ने इशारा किया कि अगर कोई एक पार्टी बीजेपी जैसी है जिसके साथ संघ इतना बड़ा संगठन पीछे खड़ा है, ग्राउंड वर्कर केवल आप समझ लें तो दोनों मिलाकर के उनका कितना दबदबा जमीन पर रहा होगा। दूसरी तरफ वही काम करने के लिए दूसरी पार्टी को वेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आउटसोर्स करना पड़ रहा है, या कोई कंपनी जो है वो हायर करनी पड़ रही है। तो एक तो हुआ सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ये तो हम लोग अब अरसे से बात कर रहे हैं कि बीजेपी का इसमें मैच नहीं है किसी पार्टी के पास। सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, उसके पास भी ऐसा कमिटेड वर्कर नहीं है जैसा बीजेपी के पास है। दूसरा आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी इस बार बीजेपी के खेमे में दिखाई दी थी, सामने वाले तो उस तरफ तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। देखिए 2024 का जो लोकसभा परिणाम महाराष्ट्र का जो आया था, उसने बीजेपी को ये फोर्स कर दिया था कि अब विकास की बात छोड़ो। आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने के बाद भी जिस तरीके से महाराष्ट्र में 9 सीटों पे बीजेपी समट गई, जो लोकसभा का था, उस पार्टी को समझ में आ गया कि डेवलपमेंट, विकास से चुनाव आप नहीं जीतोगे, आपको हिंदुत्व पे आना पड़ेगा। जो जाति के आधार पर वोट टूट गए तो आपको हिंदुत्व की बात करना पड़ेगी, आपको आक्रामक होना पड़ेगा, और योगी आदित्यनाथ की जिस शैली में चुनाव प्रचार करते हैं वही शैली महाराष्ट्र में अपनाना पड़ेगी। योगी ने वही शैली अपनाई, देवेंद्र फडणवीस ने जो योगी शैली अपनाते, हिंदुत्व की बात की, ओबीसी को ललकारा, धर्म युद्ध की बात की, वोट जिहाद की बात की, वही सब मिला हुआ देवेंद्र फडणवीस के भाषण में था। और उसी आधार पर जब वोटिंग हुई, जो माहौल पूरा बना चुनाव का हिंदुत्व के आधार पर कि हिंदुत्व की छतरी में सारे जातीय समीकरण साध लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसका परिणाम फिर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ा ना, मतलब आप इशू समझ जाएं, मुद्दा समझ जाएं कि भाई हाँ हमको इस लाइन पर चलना है, ये तो एक क्लैरिटी है। फिर मुझे कन्विंस करना है, मेरा काम हो नहीं गया अभी, मुझे वोटर के पास जाना है, उसको बताना है कि भाई नहीं इस बार इशू ये है, तो आप कामयाबी तो उसको कन्विंस करने में, कन्विंस भी करना है, और आपको उसके लिए वोट डलवाने के लिए उसको फिर लेकर के जाना है उसको वोट डलवाने। तो भाई भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संघ के स्वयंसेवक है, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस के अंदर कि बस्ती से लेकर बड़े स्तर तक का, तो कोऑर्डिनेशन करो, समझाओ उसको, फिर वोटिंग के दिन मोटिवेट करो कि वो बूथ तक जाकर वोट करके आए और खुद भी वोट करें, और कम से कम 4 से 5 लोगों को, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग, उनसे व्हाट्सएप पे, फोन पे बात करें कि भाई मैं वोट डाल के आया हूं, आप डाल के नहीं आए हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी के जो वोटर थे वो मैक्सिमम संख्या में वोटिंग करने निकले। मैं आपको कहीं बोलते हुए सुन रहा था, आपने कहा कि भाई इस बार दूसरी तरफ अपोजिशन के पास, महाविकास आघाड़ी के पास अपने बूथ एजेंट भी अपने पार्टी का वर्कर नहीं था। तो इतना बड़ा लेकिन स्ट्रक्चर, मतलब अगर टॉप डाउन अगर हम जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के उस आदमी तक जिसको जिम्मेदारी दी है कि भाई ऑटो करना पड़े तो कर लेना, लेकिन वोट डलवाने लेकर के जाना, ये कैसे ट्रिकल डाउन करता है? एक सौरभ जी, एक उससे पहले अभी सर जो बोले थे उसको मैं आगे लेके छोटा सा एक कुछ बताना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी, जब भी पार्टी जब वैचारिक रूप से स्पष्ट होती है, बीजेपी की एक विचारधारा है, कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये बीजेपी ही बोल सकती है आज के समय में भारत में, वो बोल रही है। आपको बहुत सारा काम जब आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ लीडर, नेतृत्व करता जब बोलते हैं, तो बूथ के जो वर्कर्स हैं ना, वो अब मोबिलाइज और उनको एक अलग ऊर्जा मिलती है भाजपा में खास करके। तो आप ये जो बाकी बोल रहे हो कि वोटर को लाना, ये बहुत सारा काम, ये आइडियोलॉजी एक ऑयल का काम कर रहा है, ग्रीस का, कि वो सबको एकदम ऑयल करके, ग्रीस करके, वो लोग एकदम तेजी में, जैसे जो लोकसभा में नहीं हो पा रहा था वो यहाँ पे किया उन्होंने। उनको लगा कि नहीं ये करना जरूरी है, क्योंकि उनको वो ऊर्जा देती है। चार्ज अप था पहले से, चार्ज अप होता है। अगर शिवसेना की बात करें, उद्धव बाला साहब ठाकरे की, तो ऐसा लग रहा था कि मैगी में वो शक्कर डाल रहे हैं। उनके बेचारे जो वर्कर है वही कंफ्यूज हैं
कि हमें जाना रीच आउट किसके पास करना है, माइनॉरिटी एरिया में करना है, मराठा में करना है, महारों में करना है, किधर करना है रीच आउट। और तीनों इतना इनकोहेरेंट और इनकंसिस्टेंट वोट बैंक है कि तीनों में एक साथ कर देना और एक ही नैरेटिव तीनों में फीड करना कैसे होगा। भाजपा के पास एक स्पष्ट नैरेटिव था, उसको लेके वो अपने वोटरों में गए, 50% वोट उनको मिले एनडीए को, महायुति को। लेकिन उनके पास सामने वालों के पास पर भाई स्पष्ट लोकसभा में narrative क्यों ही नहीं चला? मोदी का चेहरा, मोदी के नाम पर वोट आना था, 400 पार लाना जाना था, मैसेज क्लियर था। सर उसमें दो बातें हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन जितना एनर्जाइज्ड था अभी हरियाणा में भी और यहाँ अभी महाराष्ट्र में भी, इवन झारखंड में भी टू एन एक्सटेंट, एक तो पहले ऑर्गेनाइजेशन एनर्जाइज्ड हो जाए, वो अपने आप में केवल ये पैमाना नहीं है कि चुनाव आप जीत ही जाएंगे, वो एक बहुत अहम पैमाना है, लेकिन यही नहीं कि उसी के कारण केवल जीत जाएंगे। तो लोकसभा में तो मैंने जो बहुत नज़दीक से जो मैंने देखा, वर्कर्स बहुत जगह पे एक्साइटेड थे ही नहीं चुनाव को लेके, बहुत जगह पे। लोकसभा में उसके बहुत सारे कारण थे, उस पर अपन शायद अलग से एक घंटे जाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, उसमें भी राजस्थान, बंगाल, दो ऐसे स्टेट थे जहां लगभग पार्टी को इंटरनली तो ये बात की खबर थी कि वहां राजस्थान में 8-10 सीटें कम होंगी, बंगाल में कम होंगी। यूपी थोड़ा शॉकिंग था, ये मानता हूं, लेकिन वो भी इसलिए था क्योंकि एक्साइटेड नहीं थे वर्कर्स काम करने के लिए। उसमें मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन वो अभी सही नहीं रहेगा क्योंकि बीत गई वो बात, कि जहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वर्कर्स जिनको एकदम हेट करते थे, वैसे वैसे लोगों को टिकट दिया गया। तो वर्कर, आप बीजेपी का कार्यकर्ता देखिए, अंत में सौरभ जी वो वेंडर नहीं है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं वो काम करने के, वो वैचारिक आदमी है। अगर उसको लग रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति या आपके जैसे व्यक्ति या किसी को जिससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वैचारिक कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं, जिसका विरोधी है, विरोधी है, कनेक्शन तो नहीं है, वो भी बात है, विरोधी है, जिसका जीवन भर विरोध किया है, जिसका और जिसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। उनको आप उन पे थोप दोगे तो वो तो वेंडर है नहीं ना, कि आप 300-1500 रुपए प्रतिदिन पे तो उनको हायर नहीं किया है आपने, तो वो तो नहीं करेंगे। तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। आपके पास जब आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है तो आपको आइडियोलॉजी छोड़ नहीं सकते आप। आइडियोलॉजी हर जगह दिखनी चाहिए किसी ना किसी मात्रा में, नेतृत्व में भी, जो आप कैंडिडेट्स दे रहे हैं बहुत आयत में, उनमें भी हो सकता है कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं। आप देवेंद्र फडणवीस को इंडिविजुअली उनको कितना क्रेडिट देते हैं जीत में? मुझे लगता है कि अभी भाजपा में संगठन की जो समझ होने की बात है, उसमें मुझे लगता है कि वो टॉप के 2-3 नेताओं में है, वो कि संगठन पे पकड़ और संगठन की समझ होना। जो मैसेजिंग थी सौरभ जी, अगर आपने, जो एक लैग होता है ना कि मैं किसी नेतृत्वकर्ता को बोलूं कि ये करना है, वो कन्विंस हो गया, तो कब से होने लगेगा? तो लगेगा चलो यार 2 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद से शुरू होगा। कल से वो आपको होर्डिंग, पोस्टर, फलाना ढिमाका जो करना है वो सब दिखने लगेगा आपको रोड पे होता हुआ। अच्छा, तो इस लेवल की उनकी पकड़ थी संगठन पे, और एक एक कार्यकर्ता उनसे बहुत जुड़े हुए हैं क्योंकि नीचे से राइज किए। इन्वॉल्व थे, सॉरी, मतलब आपको और पिक करना तो चाह एक मैं आपको उदाहरण दूं एक इसका, तो होर्डिंग बनती है, लगते हैं होर्डिंग्स बड़े बड़े। अब आप सोचो कि डिप्टी सीएम है, हाँ। हजारों काम है उस समय, तो होर्डिंग में कोई महिला है जिनको दिखाया जा रहा है, लाटकी बहन की महिला, जिनको इतना सम्मान निधि दिया है और आगे बढ़ा के और देंगे, 2100 देंगे, ऐसा एक नॉर्मल सा होर्डिंग था। उन्होंने उसमें क्या पिक किया, सब जगह से अप्रूव्ड, उन्होंने पिक किया कि इसमें महिला ने इस, अब मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है, अच्छा, आप इसमें ये सारी इस कॉम्बिनेशन में इस कलर में पहनो। अच्छा, तो ये उनका अगर आप लोकल कल्चर को जानते हैं बिल्कुल, तभी आप ये बात कह सकते हैं, और इतने डिटेल में आप जाने की आपकी क्षमता है, कि वो इस बात को, उस पोस्टर को सर देख रहे हैं इतने समय तक, जो किसी की नजर से, और मैं आपको कभी वो पोस्टर दिखा दूंगा, आप हंसेंगे, उसमें समझ में भी नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड और कलर में मिक्स ऐसा हो रहा है कि ड्रेस क्या है वो दिख भी नहीं रहा। उनके लिए बड़ी बात ही है। लेकिन उनके लिए बड़ी बात है। ठीक है, अब आप सोचो कि आप रोड से जा रहे हो, बंबई में, नागपुर में, कहीं भी, आप होर्डिंग में कोई महिला का कोई अटायर आप समझ रहे हो कि क्या है। तो ये मतलब जो ग्राउंड से नीचे से राइज किया है, जिसको पता है समझ की मैसेजिंग क्या होती है, नीचे का व्यक्ति कहाँ देखता है, क्या देखता है, कितना देखता है, क्या मैसेजिंग होगी उसकी, वो वही कर सकता है। तो वही मैं कहा, हर चीज वेंडराइज नहीं हो सकती। अरे ये कैसे करते हैं? हम लोग ने जैसे एक बार प्रोग्राम में पहले ही बात की थी, वही बात, राजू श्रीवास्तव वाला जोक, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। मतलब भाई, जहाँ इतने लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें सब लोग जो, और स्पेशली पॉलिटिकल स्फेयर के लोग हैं, ईगोज होती हैं, हर छोटे छोटे लोग कार्यकर्ता की भी होती है, तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग संघ के, बीजेपी के इन्वॉल्व हैं। हाउ डू दे मैनेज, मतलब कि भाई इसने कहा है करना है। एक तो इसमें मैं अगेन बोलूंगा कि नेतृत्व की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जिस स्टेट में
जहां जहां बीजेपी जीती है आप देखोगे वहां इधर प्रभारी जो एकदम डिसीजन मेकर था, जो कि जो भी वो कह रहे हैं वो हो रहा है और वो तुरंत तुरंत हर चीज में इन्वॉल्व है, या यहाँ फडणवीस जी, जहां ये पैरालिसिस होता है, डिसीजन पैरालिसिस, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या करना, वहां पे परेशानी होती है। वहां पे आप देखोगे चुनाव ज्यादातर पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी थी ऊपर से लेके नीचे तक कि फडणवीस जी ही हैं जो मैक्सिमम चीजों पे वही देखेंगे। ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स। ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स। क्लैरिटी का Clarity. एक उदाहरण मैंने दिया था, फिर से दोहरा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी 2013 में बने अमित शाह। पहली बैठक उत्तर प्रदेश भाजपा नेताओं की तो उसमें चर्चा होने लगी 14 में लोकसभा चुनाव है, तो किसी ने कहा कि ये सीट हम जीत सकते हैं, ये जीत सकते हैं। सुनते रहे अमित शाह। उन्होंने कहा आप में से किसी को कोई सीट नहीं जिताना, आप ये बताइए कितने बूथ जिता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऊपर से जो लाइन आ रही है एकदम साफ है कि आपका मैंडेट ये है कि कितने बूथ मैनेज कर सकते हैं, कितने बूथ पर आप अपने कार्यकर्ता भेज सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और वहां पर लोगों को बूथ तक ला सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। यहां से जब कैंपेन शुरू होगा तो जाहिर है कि उसका असर ऊपर तक आएगा। इसी का एक सर उदाहरण था, देवेंद्र फडणवीस जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने लोकसभा चुनाव के पहले, जब लोकसभा चुनाव वही प्रदेश अध्यक्ष थे, लोकसभा चुनाव के समय जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने 36 जो जिले, एक एक जिलाध्यक्ष के साथ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक एक घंटे पूरी बात करते रहे, वीकली मीटिंग करते रहे 36 जिलाध्यक्षों के साथ। वो जब वो मुख्यमंत्री बने वहां पर तो उस समय उन्होंने जिलाध्यक्ष को बुलाया और एक एक सीट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि जहां हम हारे वहां क्यों हारे। और चुनाव के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा था, कल भी मैंने इस बात का जिक्र करा कि हम कितने सीटों पर जीत सकते हैं अगर हम शिवसेना हमारा गठबंधन नहीं होता है विधानसभा चुनाव के अंदर, तो देवेंद्र ने बोला कि अगर हमारा गठबंधन नहीं होगा तो मेरे अंदाज से हम 105 से लेकर 125 के बीच में सीटें जीतने की स्थिति में, और 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी उसके अंदर। जबकि ये कहा जा रहा था कि अगर शिवसेना से गठबंधन नहीं होगा तो बहुत बुरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो देवेंद्र ने कंफर्म कर दिया था कि अगर शिवसेना से गठबंधन नहीं होता विधानसभा चुनाव में तब भी हम 105 से लेकर 120 के बीच में सीटें जीतेंगे, और 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थे। एक सर इसमें मैं हल्का एक छोटा ऐड करूं, जैसे बहुत ज्यादा ऐसा चलता है कि अरे फलाने नेता को साइड कर दिया गया, ढिकाने नेता को साइड कर दिया गया। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लगभग 12 के आसपास सभाएं की, लगभग अमित शाह जी ने वैसे की। नितिन गडकरी जी ने 72 से ज्यादा सभाएं की है, छोटी बड़ी मिला के। तो उन पार्टी की, यही मैं कह रहा हूं, क्लैरिटी, कि उसको पता है कि कहां हमें किस व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है और वो करना ही है। जीतना सबसे पहली प्रायोरिटी है। वहां हम वहीं पे महाविकास अघाड़ी में देख रहे थे कि सीएम कौन बनेगा, नहीं मैं तो इतनी सीटें दूंगा नहीं, वो सब पब्लिक में आ रहा था। तो आपकी क्लैरिटी कि आपको चुनाव जीतना है, इलेक्टोरली जीतना है, वो आपका मकसद है, या आपको कोई फिलॉसफी देना है, क्या करना है, ये तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्पष्टता है, क्लैरिटी कि नहीं भाई अभी पहले हमें चुनाव जीतना है तत्काल, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, यही कांग्रेस पार्टी, यही शरद पवार मिलके 15 साल इन्होंने राज किया ना, 2014 से पहले। अचानक से अब वो चुनाव लड़ना भूल तो नहीं गए थे? नहीं, इसमें एक फंडामेंटल अंतर है सौरभ जी। कांग्रेस या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, या ऐसे शिवसेना को फिर भी मैं हटा दूंगा इसमें अभी, क्योंकि उनके एक अलग परिस्थिति है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, जब तक वो सत्ता में रहती हैं, जब आप सत्ता में रहते हो ना, तो आपको हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका भी डीन बनाना है, आपको फलाने जगह का भी डीन बनाना है, ये करना है, वो करना है। आप अपने वर्कर्स को सेटल करते हो कहीं ना कहीं, और उसी एक वेब बोलो आप, उसी एक जाल से सारे आपके कार्यकर्ता और लोग जुड़े रहते हैं, तंत्र बनाते हैं। आप जैसे ही आप पावर से हटे, ये सारा तंत्र टूटता गया। अब तो भाजपा के लोग बनेंगे, मतलब आईसीसीएचआर के भी चेयरमैन भाजपा के ही जो व्यक्ति होंगे वही बनेंगे। स्वाभाविक स्थिति में नहीं, आप देने की स्थिति में नहीं हो। अब आपके कार्यकर्ता के पास कोई बड़ा वैचारिक विजन तो था नहीं, क्यों जुड़ा रहेगा? भाजपा में यही अंतर आ जाता है। वो विचारधारा इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि उसको कुछ नहीं भी मिल रहा है, वो उल्टा वो अपने पार्टी से गुस्सा इस बात से है कि हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, अपने लोगों को नहीं मिल रही है जगह। वो हर चीज, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी को कुछ चाहिए नहीं, चाहिए, सब लोग काम कर रहे हैं, राजनीति सबको चाहिए, लेकिन केवल एक वही ड्राइविंग फोर्स हो। तो कांग्रेस, शरद पवार, इनका ड्राइविंग फोर्स ही वही बना हुआ है। ऐसे लोग मिलेंगे जो भाजपा के लिए अपना पैसा लगा के काम करते हैं। बिल्कुल। तो वो बीजेपी की कोई नौकरी नहीं करते हैं। और इसी कारण से भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां उनके खुद के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज। आप अगर गांव में जाओगे, जमीन पे, दिल्ली में वो शायद कम दिखे, लेकिन गांव में जमीन पे जाओ, सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा को क्रिटिसाइज करते हैं। जहां राज्यों में सरकारें गई है, ज्यादातर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी से
सबसे पहले वो नाराज होते हैं। लेकिन सर जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का युग था, उस समय भी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन उस समय भी था, संघ के स्वयंसेवक उस समय भी थे, वो भी चुनाव प्रचार में काम करते थे। लेकिन जब 2014 में मोदी और अमित शाह आए, तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मोदी का चेहरा आपके पास आया, हिंदुत्व का चेहरा आया, अमित शाह संगठन करता है, 24 घंटे संगठन के लिए काम करने वाला रहा, और सत्ता में आना है तो आपको दूसरी पार्टी में तोड़ लगाना है, सेंध लगाना है, अच्छे नेताओं को लेकर आना है। नॉर्थ ईस्ट जैसा स्टेट जहां भारतीय जनता पार्टी के कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना दौरा नहीं करते थे, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, एक एक सीट का कैलकुलेशन किया कि एक लोकसभा सीट आती है तो वो भी जीतना है हमको। नॉर्थ ईस्ट अलायंस बनाया, वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर आया, उसको वहां उसको जिम्मेदारी दी। आज नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है, तो एक एक सीट महत्व की है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा पहले भी थी, संघ पहले भी था, विचारधारा पहले भी थी, अब मोदी और शाह पहले नहीं थे। काम करने की शैली, 2014 से जो उन्होंने सोचने का तरीका बदल गया, ठीक है, और चीजों को इंप्लीमेंट करने का तरीका बदल गया। अकाउंटेबिलिटी होती है सबकी, ऊपर से नीचे जो मैं ये समझना चाह रहा था, हम कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हैं, मेरा बॉस है, अब उसका भी कोई बॉस है, मुझे मालूम है कि भी मुझे काम दिया गया है तो मुझसे पूछा भी जाएगा, हो गया भाई का, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहां तनख्वाह चाहे नहीं किसी को मिल रही, लेकिन है वो सरोज जी, अकाउंटेबिलिटी। आप बताइए, पूरा कभी किसी structure भाजपा उसी अध्यक्ष वैसा ने ही। बोला क्या कि या प्रधानमंत्री ने बोला था मेरा बूथ सबसे मजबूत? प्रधानमंत्री मोदी बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं, अमित शाह खुद बूथ देखते हैं, पन्ना प्रमुख में गुजरात में अमित शाह का खुद का नाम है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बूथ मैनेजमेंट की बात करें, पन्ना प्रमुख के रूप में अपना नाम दर्ज करें, उनकी बैठक ले, वो संगठन कैसे काम अभी करेगा, जब कितना वो बड़ा बनेगा। सदस्यता अभियान चल रहा था तो मोदी जी को पहला मेंबर बनाया गया, तो उसमें फिर एक एसएमएस जाना था उनके पास, एसएमएस में फिर डिटेल भरनी थी, उन्होंने पूरा उसको किया करके दिखाया पूरे प्रोसेस को। अरे ये तो एक बात हुई, चलिए, और आपके पास आइडियोलॉजी है, चुनाव का मुद्दा क्या है उसको लेकर क्लैरिटी है, फिर आपके पास तंत्र है जो आपको नीचे तक आपको ट्रिकल डाउन करेगा, इश्यूज को लेकर जाएगा और लोगों को वोटिंग के लिए भी ले जाएगा। आप नाराज आदमी को कैसे मना लेते हैं? बीजेपी ने ये काम कैसे किया? मतलब अब वो एक आपका वोटर है, कमिटेड वोटर है, उदासीन हो गया लोकसभा चुनाव में, चले मान लिया, अब जो वर्ग कहे जा रहे थे पर नाराज हैं, ये ट्राइबल आपके साथ नहीं है, दलित आपके साथ नहीं है, मराठा आपसे नाराज है, किसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे घेर कर लाए? इसमें बहुत हद तक तो मदद विपक्ष भी करता है भाजपा की, वो उनकी जो अस्पष्टता है वो बीजेपी को मदद करता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। वोटर को आप देखो, महाविकास अघाड़ी में सौरभ जी, वहाँ वोटर पूछता रहेगा हमें क्या मिलेगा, क्या आप क्या दोगे, तो हमारे पास सिंपैथी है, हमारे पार्टी लूट के चले गए ये लोग। सिंपैथी आपकी है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, वो लोगों में वो सिंपैथी नहीं कुछ नहीं मिलना उनको। उद्धव ठाकरे जी ने अपने आप को बाला साहब ठाकरे के कद का समझ लिया कि मुझे कोई अगर धोखा देगा तो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो जाएगा। उनको ये समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग उनको वैसे नहीं देखते। धोखा की जब तक बात हो, बीजेपी ने इस नैरेटिव को अच्छे से चलाया कि धोखा भाई सबसे पहले किसने दिया। अच्छा, हमने तो हमारे पोस्टर पे मोदी जी, फडणवीस जी, उनका चेहरा लगा लगा के जीते 2019 का विधानसभा चुनाव। फिर किसने मुख्यमंत्री बनने के लिए पाला बदला, विचारधारा को तिलांजलि दे दी। बीजेपी की अच्छाई या स्पष्टता इस बात से कि अजीत पवार को साथ रख के बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। कि फडणवीस जी से किसी इंटरव्यू में पूछा कि क्यों अजीत पवार जी तो इससे अग्री नहीं कर रहे, आप जो बोल रहे हैं इससे सहमत नहीं है, तो उन्होंने बोला वो जीवन अपना पूरा कांग्रेस और उनके घटक दलों के साथ बिताए, तो उनको समय लगेगा अभी हमारी बातें समझने में, लेकिन उसके कारण मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, जिससे उद्धव ठाकरे जी खुद ही कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिखने लगे। तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरा, सौरभ जी जैसा सर ने बोला कि तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे जो लगता है व्यक्तिगत, जिसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं, जो 240 आया ना, उसने कहीं ना कहीं सौरभ जी ट्रिगर किया है बीजेपी के कैडर, मोदी जी के 240 जो है, हाँ मोदी जी के 240 जो है लोकसभा में, ट्रिगर किया है कार्यकर्ताओं को भी, लोगों को भी। जो आप देख रहे हो कि 5%, वही वोटर को भी, वो 5-6% जो आप देख रहे हो कि लोकसभा और अभी में ऐसा क्या बदल गया कि 6% लोग एक्स्ट्रा निकल गए वोट करने के लिए, 6% वुमेन निकल गई, 3% पुरुष निकल गए, मोटा मोटा लगभग 4.5-5 लोगों को गलत हो गया अरे मोदी जी के साथ। ये फैक्टर है कि हमने ज्यादा सजा दे दी, कि ये बड़ी गलती नहीं की थी कि ऐसी सजा दें कि, और अंदर ये बीजेपी के अंदर जो कैडर को मोबिलाइज करने के लिए ये तंत्र पूरी तरह से काम करता है अच्छे से, और ये मैसेजिंग जाता है कि भाई जिन्होंने 370 हटाया, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, उनके साथ हम ऐसा हो गया
तो आगे क्या मोटिवेशन बच जाएगा किसी लीडर के अरे लिए? क्योंकि आमतौर पर ideological हम का। लोग भी चर्चा करते हैं तो सोचते हैं कि भाई क्या महाराष्ट्र में क्या 370 का लेना देना, राम मंदिर का कितना, भाई कब तक राम मंदिर के नाम पर, बट ये चीजें इफेक्ट करती है वोटर को। बीजेपी के कैडर को तो डेफिनेटली करती है। बीजेपी के कैडर को मोबिलाइज करने के लिए ये सब तो अब तो मैं तो इस बात से चिंतित हूँ सौरभ जी कि आगे अब बीजेपी के कैडर को 30-40 साल आगे मोबिलाइज करने के लिए कौन सी ऐसी दो चार बड़ी मुद्दे लाई जाएं जिनके लिए कि वो आगे मोबिलाइज रहे हैं। आप ये देखो कि ये सब मुद्दे पिछले 60-70 साल से चल रहे हैं और उनके जहन में, आप एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि संघ की सबसे बड़ी जीत वो बता रहे थे क्या कि 75 साल हो गया, कांग्रेस की सरकार रही, विपक्ष की सरकार रही, बहुत सारे मुद्दे मार दिए जाते हैं, सिस्टमेटिकली मार दिए जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता। संघ ने गांव गांव जाकर ये बात को जहन में डाल दिया कि भाई अभी भी कश्मीर पूरी रूप से एक नहीं हुआ है, वहां 2 संविधान लागू है। गांव गांव में लोगों को कुछ नहीं पता, उसकी निटी ग्रिटी पे आप चले जाओगे, टेक्निकलिटी पे कि कैसे 370 हटेगा, क्या होगा, 35A होगा, कैसे नहीं भाई, लेकिन 370 है, 2 संविधान, ये नहीं चलेगा देश में। ये गांव गांव में उन्होंने बीज बोया। क्या कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी में जो राष्ट्रीय दल या बीजेपी से कंपीट करना चाहती है, उनके पास ऐसे जुझारू लोग हैं जो इस बात का बीज बोते रहे गांव गांव जाके वैचारिक रूप से? और ये लगातार चलता रहता है, लगातार। इसीलिए जो बोला मैंने शुरू में भी और सर ने भी जो बोला कि ऑर्गेनिक है बहुत रिलेशन उनका समाज के साथ। संघ का कोई स्वयंसेवक किसी के यहाँ जा रहा है तो वो एलियन आदमी नहीं कि कहीं से आ गया है, अचानक एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। वो उन्हीं के बीच का व्यक्ति है। वो देख रहे हैं कि वो सड़क पे जब स्वच्छता अभियान चल रहा है तो वो झाड़ू भी लगा रहा है। अब जरा फडणवीस जी की बात आखिरी की मैंने कहा था अंत में हम लोग बात करेंगे। सर कुछ शक? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री? हाँ शक तो हमें भी नहीं है, हाँ लेकिन नहीं, आदर्श से जो बात हो रही थी ये मतलब ऑफलाइन बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये चर्चा पार्टी में थी। इनकी बात बिल्कुल सही है। जब एक्सटेंशन मिल रहा था जेपी नड्डा को जी, तो संघ की ओर से जो नाम गया था वो देवेंद्र फडणवीस का, अच्छा, कि अगर देवेंद्र फडणवीस मना कर देंगे तब हम दूसरा नाम देंगे। ये भी गजब है सर, इतने लोग होते हुए 54 साल के व्यक्ति को, मतलब आप इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनाएं। बिल्कुल। देखिए नितिन गडकरी बने थे। तो सेम एज में। हाँ, नितिन गडकरी 52 साल नहीं, बने थे। उस समय तो जो है मनोहर पर्रिकर को पहले ऑफर दिया गया था संघ की ओर से। उन्होंने मना कर दिया कि मैं गोवा नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए फिर गडकरी को बनाया गया। तो अब जिस दिन, मैं फिर कह रहा हूं, कल भी कहा था कि जिस दिन पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम आया उस दिन तय हो गया कि वो महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र छोड़कर अभी नहीं जा रहे। तो उनको मुख्यमंत्री न बनाने का कोई कारण नहीं है बीजेपी के पास। एक मुद्दा जो है, अगर उनके विरोधी भी खोजना चाहें कि देवेंद्र फडणवीस में ये कमी है जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा पार्टी को और नहीं बनाना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस मतलब जो भी योग्यता होनी चाहिए महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए, बीजेपी की आगे की जो प्लानिंग है 2029 में शुद्ध रूप से अपनी सरकार बनाने की, उस सब के पैमाने वैसे पर आजकल सर बीजेपी के लोग ये मनाते हैं कि हमारी ज्यादा चर्चा ना हो कहीं ऊपर ये मैसेज अच्छा नाम चल रहा है, चलो किसी और को। सर कोई डाउट? नहीं, लगभग देवेंद्र फडणवीस का नाम तो मैं लगभग ये इसलिए बोल रहा हूँ लगभग- सर, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मतलब 11th आवर पर क्या डिसीजन होएगा ये कोई नहीं कह सकता आज की तारीख में। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जितने भी ये मुख्यमंत्री ठीक है बनने कि के सरप्राइज मापदंड करते होते हैं। हैं वो सारे देवेंद्र फडणवीस के फेवर में जाते हैं, इसमें कोई दो राय कि देवेंद्र फडणवीस का लगभग तय है। फिर भी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है पार्टी के अंदर कि कब पार्टी क्या निर्णय ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संघ ने देवेंद्र फडणवीस का नाम बढ़ाया, प्रधानमंत्री मोदी के मतलब बहुत करीबी, उन्होंने ठीक परम है, मित्र कहा, तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस आपके लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। सरप्राइज वाला राज्य और मामला नहीं है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। बताइए आपकी क्या राय है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ कंटिन्यू करेंगे, जो मेरे अभी तक व्यक्तिगत जो मेरी राय है, और फडणवीस जी को सेंटर में एज अ नेशनल प्रेसिडेंट याद रखेंगे आदर्श हम ये बात। भाई कल परसों कभी तो फैसला आएगा ही। ठीक है, उनकी एक राय है और 48 घंटे इंटरेस्टिंग बस। राय है। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसा आपने बीजेपी मैंने अलग इसलिए भी बोला कि सब एक ही बात बोले तो क्या बुलाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, इसलिए तो अलग नहीं बोलना चाहिए। आपकी एक कन्वेंशन इन्फॉर्म हो तब बोलना ये चाहिए। आपकी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है कि और आपके पास अपनी वजह होंगी ऐसा सोचने नहीं, के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि- लेकिन उन्होंने खुद ही कंसीड कर दिया ना। अब थोड़ा सा इसमें शक इसलिए लग रहा है वो खुद ही बोल गए हैं कि भाई बीजेपी जिसको चाहे बनाना चाहे बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, ये हम लोग फिर अब बातचीत ये तो चलती रहेगी जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाता, लेकिन बनेगा नाम तो।